हम्म, अभ्यास के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लंबे विद्युत धारावाही तालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। लंबे और सीधे विद्युत धारावाही के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरी होती है जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं संकेंद्रीय होती, क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इसका सही आंसर होगा, उसको समझाना पड़ेगा आपको, इनका मतलब क्या है। तार के लंबवत होती है मतलब कि ये तार है, यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा होगा, तार के लंबवत होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा बोल रहा है इसके समांतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहाँ से ऐसा जा रहा होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों तरफ समांतर, इसके समांतर उत्पन्न होता है, चारों तरफ नहीं, समांतर। तो समांतर ऐसा होता है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आरी होते हैं जिसका उद्भव तार से होता है। आरी मतलब कि ऐसा होता है चुंबकीय क्षेत्र, किसी चालक तार के आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है, जैसे किसी चुंबक के लिए होता है ना, वैसा होता है। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र? संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का मतलब इसके आजू बाजू चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ऐसा ऐसा रहता है, और चारों तरफ वो ऐसा घूमता रहता है। डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? उसकी करंट की डायरेक्शन पे, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हुए हैं, मैं पहले ही बता देना चाहूंगा आपको, कृपया करके घबराना मत। क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो रहा है तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। जिन बच्चों ने सीखा है उनको ही समझ में आ रही होंगी। कल से नया चैप्टर होगा, बायोलॉजी का स्टार्ट होगा, तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए फिक्र ना करें। बायोलॉजी की जगह, बायोलॉजी खैर एग्जाम के चक्कर में मैं शायद डिले करूंगा अभी चैप्टर, उसकी जगह सोशल, जो जैसे अपना प्लान होगा देखेंगे। इसका सही आंसर है संकेंद्रीय होंगे। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होगा, है ना। केंद्र तार मतलब कि उसके चारों तरफ वो हर सभी जगह पर हो रहे होंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको बोलते हैं? एक कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाना, मतलब सॉरी, चुंबक के क्षेत्र, चुंबक की गति होने के कारण से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाना, उसको प्रेरण बोलते हैं। किसी से प्रेरणा लेकर विद्युत उत्पन्न हो जाना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। जैसे मान लीजिए दो प्रकार का हो सकता है। एक ही कुंडली में हम अगर, जैसे ये वाली हमने कुंडली ली और इसके अंदर, वाही रे क्या हो रहा है, मैं सही से कुंडली क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। एक कुंडली ली हमने तार की, और उसमें क्या करें हम, एक मैग्नेट को जो है, मैग्नेट को अंदर बाहर करें, मैग्नेट को इसके अंदर बाहर करें, तो क्या होगा, इस कुंडली के तारों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगा? इन तारों के मध्य जो है वो करंट उत्पन्न हो जाएगा। हम इस कुंडली में जो है वो करंट उत्पन्न करवा सकते हैं, किसके कारण से? चुंबक की गति करवाने के कारण से, है ना। तो ये एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक उदाहरण ये था। या फिर एक ही पाइप पर अगर हम दो कुंडलियां लगाएं, जैसे एक कुंडली यहाँ पर लगा दें और एक कुंडली यहाँ पर लगा दें, और यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं बैटरी के थ्रू, आपने देखा हुआ है सब, विद्युत धारा प्रोवाइड करवाएं, तो इसमें जो है वो अगर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी प्रेरक का उदाहरण है। मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको बोलते हैं, है ना। चुंबक, किसी एक चीज की प्रेरणा से विद्युत धारा का उत्पन्न होना। यहाँ पर कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रेरणा के कारण से विद्युत का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। वो बोल रहे हैं, उसी से बोल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। नहीं, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है क्या? जी नहीं। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण से कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना है। जी हाँ, एक कुंडली में हम चुंबक की जो है वो आपेक्षिक गति करवाते हैं, चुंबक को अंदर बाहर कर रहे हैं, मतलब गति करवा रहे हैं, जिसके कारण से क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही सही आंसर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको बोलते हैं? एक कुंडली में हम चुंबक को अंदर बाहर करें, उसकी गति करवाएं, तो क्या हो जाएगा, उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, इसका आंसर आप दे सकते हो, बताओ कौन सी युक्ति है, कौन सा उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न जनित्र। करता है। मीटर। ये जनित्र। और कोई बोलना चाहेगा? बैकग्राउंड में कोई मीटर बोल रहा था कोई सा।
जनित्र को इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, और जनरेटर ही विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे पावर प्लांट में हो कोई, या फिर आपका पीछे डीजे जो बारात में डीजे बनाने वाला जो लगा रहता है वो हो, बारात में लाइट जलाने के लिए जो जनरेटर लगा रहता है वो हो। तो युक्ति का नाम है जनरेटर यानी कि जनित्र। किसी एसी जनित्र तथा भैया डीसी जनित्र, हाँ भैया जनरेटर में मोटर तो लगती ही होगी। जनरेटर में मोटर लगती होगी, शायद डीजे वाले की बात कर रहे हो यदि, तो जी हाँ बिल्कुल। तो भैया इसमें दो हो जाएंगे फिर, जनरेटर और मोटर। नहीं, तो जो अगर आप पर्टिकुलर जो शादी में यूज किया जाता है जनरेटर उसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोग को एक चीज सिखाई है, जनरेटर अपने को क्या है, अपने को केवल टरबाइन घुमाना है ना, अपने को केवल टरबाइन घुमाने वाली बात करी थी ना। तो क्या आप जैसा बोल रहे थे ना, अगर हम मोटर लगा दें अगर तो मोटर से फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बोल रहे थे, फ्री एनर्जी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास कोई ऐसी मोटर हो जो पेट्रोल या डीजल से चल रही हो, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कोई ऐसी मोटर हो जो पेट्रोल या डीजल से चल रही हो, तो हम क्या करेंगे, उस मोटर को डीजल भर देंगे या पेट्रोल भर देंगे, तो वो मोटर घूमेगी उस डीजल के जलने के कारण से, और जब वो मोटर घूमेगी तो उसका बेल्ट हम काय में लगा देंगे, जनरेटर में लगा देंगे। तो जनरेटर की आर्मेचर घूमती रहेगी और हमें जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, हम पेट्रोल से बिजली बना रहे होंगे उस जनरेटर में। और शादी वाले जनरेटर में यही होता है, जो एक एक पोर्शन रहता है वो क्या होता है, वो इंजन का पोर्शन रहता है। जैसे गाड़ियों में इंजन होते हैं ना, गाड़ियों में इंजन क्या करते हैं, पेट्रोल को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, और वो जो पीछे का सॉकेट होता है चक्के में लगे रहते हैं उसको घुमाने का काम करते हैं। इंजन का मेन काम है पेट्रोल से एनर्जी एकत्रित करके घुमाना, उस चक्का रखा रहता है उसको घुमाना, मेन काम यही है इंजन का। वही इंजन गाड़ी का इंजन नहीं रहता है, वो बड़ा इंजन रहता है, उसी काम से बनाया जाता है कि किसी चीज को घुमाने के लिए। तो क्या करते हैं, उसमें डीजल डाल देते हैं, डीजल जलता है जिसके कारण से उसके आर्मेचर घूमता है, वो एक तरह मोटर का काम कर लेता है, उसके आर्मेचर के बेल्ट को कैसे लगा देते हैं, जनरेटर से लगा देते हैं, जिसके कारण से जनरेटर क्या उत्पन्न करता है, बिजली उत्पन्न करता है ना। तो फ्री एनर्जी का नहीं है वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट सच में यूज किया जाता है, क्योंकि डीजल की एनर्जी को हम पहले मोटर चला रहे हैं, उस मोटर से जनरेटर चला रहे हैं, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, डाउट जो था क्लियर हो गया होगा, समझे। ये भैया हम्म। किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर क्या है, बताओ, एसी और डीसी जनरेटर में मेन अंतर क्या है, एक इसमें ऑब्जेक्टिव मत पढ़ो आप, केवल बिना उसके आंसर दो। एसी और डीसी जनरेटर में मेन अंतर क्या है, आपको क्या लगा, क्या अलग था उसमें, इसको मत पढ़ो बिना पढ़े भैया आंसर एसी जनित्र एसी करंट प्रोवाइड करता है और डीसी डीसी करंट। दो। ये भी सही है लेकिन अगर उसकी संरचना में बात करूं मैं, यदि उसने डायग्राम देखा है आपने एसी और डीसी का, मोटर हो या जनरेटर हो दोनों में, अगर डायग्राम की बात करूं, डायग्राम में क्या फर्क रहता है दोनों में। भैया एसी भैया में वो उस वलय होता है और डीसी में विभक्त वलय होता है। बहुत सही। और कोई अंशिका इसमें बोलना चाह रही थी, क्या बोलना चाह रही थी। भैया मैं यही बोलने वाली थी हाँ और बिल्कुल सही वो है, उसने बिल्कुल बोल सही है, दिया। सेम बिल्कुल सही आंसर है। एसी में जो है वलय पूरे होते हैं, और डीसी में जो है वो विभक्त वलय यूज किए जाते हैं, स्प्लिट रिंग यूज किए जाते हैं, बस बेसिक अंतर यही है, और ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, है ना, क्योंकि उससे करंट की डायरेक्शन उत्प्रेरित हो जाती है। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, जो वलय होते हैं उसको दिक् परिवर्तक बोलते हैं, विभक्त वलय या वलय को दिक् परिवर्तक बोलते हैं। दिक् परिवर्तक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर साइकिल के बाद धारा की दिशा चेंज कर देते हैं वो, इसलिए इसको दिक् परिवर्तक बोलते हैं। तो आपका आंसर होगा डी, एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होते हैं। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम करंट की डायरेक्शन चेंज करना है ना। हालांकि एसी में सर्पी वलय करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, करंट की डायरेक्शन को बनाए रखते हैं। आप समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने दोनों को देखा है अंतर क्या होता है। लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं कुछ नहीं होता उसमें, जैसा कि वैसा के वैसे ही रहेगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, या निरंतर परिवर्तित हो रहेगा, मतलब चेंज होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। कौन सा सही आंसर होगा, शॉर्ट बढ़ सर्किट होगा। जाएगा भैया, शायद बढ़ शायद जाएगा। क्यों, शायद क्यों, और हाँ कोई ये इसमें बढ़ ऐड ही करना जाएगा। चाहेगा, कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कुछ। एक लाल तार, एक काला तार, एक मेंस का तार, एक न्यूट्रल का तार, किसी कारण से ज्यादा लोड के कारण से चिपक गए, किसी कारण से ज्यादा लोड के कारण से चिपक गए। तो अब आपसे ये बोलना चाह रहे हैं, करंट जो यहाँ से जा रहा था, यहाँ से जो करंट जा रहा था, अब जो यहाँ पर करंट मिलेगा
उस करंट का मान क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा, होगा तो बहुत ज्यादा होगा क्या, नहीं तो वैसे का वैसे ही रहेगा, जितना ही था वैसा का वैसे ही रहेगा, क्या होगा? ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। रीजन बता है सकते हो ना कि क्यों होता है? भैया, ये यहाँ से करंट जा रहा था, ये चिपक गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आगे तो जाएगा ही नहीं ना करंट। कम जाएगा, जाएगा भी तो। कम क्यों? प्रतिरोध का कोई चेंज हुआ है क्या? प्रतिरोध कम ज्यादा हुआ है क्या? भैया वो शॉर्ट सर्किट होगा तो तार भी टूट जाएगा ना। चलो इस चीज को इस तरह से समझो। एक सर्किट बनाते हैं अपन, यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर एसी सोर्स है 220 वोल्ट का। मान लीजिए 5 एम्पियर करंट जा रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर नहीं जाता है बल्ब के लिए, लेकिन मान लेते हैं 5 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है, इस बल्ब में से होके जा रहा है। यहाँ से कुछ ना कुछ करंट निकल रहा होगा, इसने कुछ यूज कर लिया ऊष्मा में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करंट निकल रहा होगा, जो कि करंट जो है कहाँ जा रहा होगा, वापस सोर्स में जा रहा होगा और परिपथ पूरा कंप्लीट हो रहा होगा, जिसके कारण से बल्ब जल रहा होगा। मान लीजिए इसने 2 एम्पियर कंज्यूम किया, ऊष्मा को खर्च कर दिया, बचा हुआ 3 एम्पियर यहाँ आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले को मैं रेड कर दे रहा हूँ, ये क्या का तार है, मेंस का वायर है, क्योंकि करंट इसमें से आ रहा है, उसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। ठीक, अब किसी कारण से हमने क्या करा, हमने जो है इन काले और सफेद इसमें इसमें और इसमें जो है वो चिपक गया, मतलब ये यहाँ इससे वापस न्यूट्रल में ना जाकर इससे कनेक्ट हो गया। ध्यान से सुनना, गलती से, अब ये चीज डायग्राम में नहीं समझ में आएगी, रियलिटी में हो जाता है, चिपक जाते हैं, क्योंकि ये दोनों तार यहाँ तो हमने बहुत दूर दूर करे हुए हैं, रियलिटी में जो है बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, है ना, रियलिटी में चिपके हुए रहते हैं। किसी कारण से ये तार इससे चिपक गए, तो देखना अब क्या होने वाला है। 5 एम्पियर पहले से करंट जा रहा था, 5 एम्पियर पहले से आ रहा था, ये 3 एम्पियर भी अब कहाँ से जा रहा होगा, इसमें से जा रहा होगा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। इसी कारण से शॉर्ट सर्किट मतलब कि लाल और काला तार, मेंस और न्यूट्रल का तार जुड़ जाना किसी कारण से, अतिभारण के कारण से बोल सकते हो आप, है ना, जिसके कारण से क्या हो जाता है, करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, चेंज नहीं होता है, बढ़ जाता है, सही रीजन होगा इसका। तो अब मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा, फेज और न्यूट्रल मतलब मेंस का वायर न्यूट्रल के वायर से जुड़ जाएगा, तो जो न्यूट्रल का करंट रहेगा वो भी उसमें से फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण से करंट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, और चांसेस है कि वो बल्ब जो आपने लगाया हुआ है वो जल जाए, क्योंकि करंट का मान बहुत ज्यादा एकदम से ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से वो जल जाएगा। निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस पर सही गलत बताना है। विद्युत मोटर का नाम लेते से आपके दिमाग में आना चाहिए पंखा। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, सही है कि गलत? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। नहीं, गलत। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, जबकि विद्युत मोटर इसका उल्टा कर रही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर रही है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत जनित्र, जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। हाँ भैया। नहीं, गलत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद ही पढ़ा था बेटा अपन ने जनरेटर का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा होता है। लंबी वृत्ताकार कुंडली मतलब कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखा होता है। लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, और इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस तरह की कुंडली, और केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बोल रहे हैं सीधी क्षेत्र रेखा होता है। तो क्या ये सही है? गलत मत बोलना, सुनो एकदम से पहले सुन लो। अगर ये कोई तार है और उसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का हमने डायग्राम देखा था तार के केस में, वो ऐसा हो जाता है, इधर ऐसे गोल गोल हो रहे होंगे इसके आजू बाजू, और फिर वो जो है वो लंबा होते जाता है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होते जाता है। और नीचे के केस में भी ऐसे ही रहेगा, बस नीचे और ऊपर के केस में अंतर क्या रहेगा, डायरेक्शन में। ऊपर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी।
ऐसा होता है चुंबकीय क्षेत्र एक कुंडली के कारण से। काली वाली क्या है? कुंडली। लाल वाला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और इसके सेंटर में बिल्कुल सीधी सरल रेखा होती है। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समांतर सीधी रेखा ही होती है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, मेंस का वायर होता है जो हरा वाला तार होता है। अच्छा, इस पे तो बात ही नहीं करी, वाला पोर्शन तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। मैंने बताया है कि आपको अर्थिंग बताइए, अर्थिंग क्या होती है? हाँ भैया बताइए। बताइए, चलो अच्छी बात है। अगर बताइए तो आपको पता है घर में जो अर्थिंग की जाती है उसका वायर का रंग कौन सा होता है? भैया ग्रीन होता है। ग्रीन। सभी ने पढ़ा है, बताया है क्या मैंने ये? हाँ भैया बताया था आपने। और कोई आंसर देगा? भैया बताओ आप। बताया है, चलो बढ़िया। अगर बताया तो फिर बताया होगा शायद भूल गए तुम। मुझे क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि मैंने ये वाले पोर्शन कम पढ़ाया है? शायद मैंने बोला था आपको जब मैं सॉकेट दिखाऊंगा तो रियलिटी में सब चीजें अपन वहां पर देख रहे होंगे। अच्छा, एक बात, एक का आंसर दो। जो आपका जो भूसंपर्क तार होता है जिसको हम अर्थिंग का वायर बोलते हैं, उसका प्रतिरोध ज्यादा रखा जाता है कि कम रखा जाता है? अगर तुमने भूसंपर्क तार पढ़ा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा रखा जाता है कि कम रखा जाता है? भैया मेरे हिसाब से कम रखा जाता फेस और न्यूट्रल के वायर, जैसे हम दो वायर काले और लाल तो यूज करते ही हैं। काला लाल वाला जो है वो करंट कैरिंग वायर होता है, मेंस का तार बोलते हैं जिसको। और जो ब्लैक वाला होता है वो न्यूट्रल का तार होता है, करंट ले जा रहा होता है रिटर्न में। अच्छा, इन दोनों की तुलना में जो भूसंपर्क तार है उसका रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। क्यों कम रखा जाता है? इसलिए कम रखा जाता है ताकि जो ओवर करंट विड्रॉ करा है, जैसे कूलर में ऊपर की बॉडी में करंट आ गया है यदि, तो वो करंट बॉडी में ना रहकर उस भूसंपर्क तार की जगह, भूसंपर्क तार से होता हुआ कहाँ चला जाए? जमीन में चला जाए। जमीन करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल दिखाता है अर्थिंग का, है ना। कई युक्तियों पर दिख जाएगा, ये सर्किट डायग्राम देखोगे आप तो ये वाला डायग्राम मिल जाएगा। ये अर्थिंग का डायग्राम होता है, भूसंपर्क करने का डायग्राम होता है। ऐसी ऐसी रॉड बना देते, ऐसी बना देते हैं, लंबी सी एक डंडी, फिर छोटी डंडी, एंटीना जैसा हो जाएगा। कई मोबाइल में एंटीना इसी तरह का होता है ना। तो ये एंटीना जैसा बता देते हैं, इसका मतलब होता है अर्थिंग का वायर है। तो कम प्रतिरोध का तार होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दो तरीकों की सूची बताइए। अरे भाई, आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है आपको, तो दो तरीकों की सूची बताइए किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। कोई बता पाएगा? चुंबकीय भैया एक क्षेत्र। विद्युत धारा से किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, ये मैंने होलो लिया, परिनालिका ली, और इसमें क्या करा? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा इसके आजू बाजू, परिनालिका चुंबक की तरह काम करेगी। कोई दूसरा तरीका बता सकता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवाना है? अरे, किसी मेटल को यदि चुंबक पे घिसोगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। करा है आपने? या फिर आप एक पाइप पर एक तार में, अगर वो तो खैर हो जाएगा, तार में चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करी एक तार में, दूसरे तार में अपने आप इसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ये भी किया जा सकता है। और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के तरीके और क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तो ये काफी है, दो, है ना। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, और दूसरा किसी चुंबक पर अगर रगड़ दें, हम किसी मेटल की धातु को रगड़ दें तो भी उसके आजू बाजू जो धातु होगी उसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये चीज, है ना। तो दो तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे हम। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? कि आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तरी ध्रुव व दक्षिण, हाँ ये क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन बढ़िया और थोड़ा सा कुछ सिखाता है। परिनालिका सभी जानते हो, पहली बात तो जानते हो कि नहीं? परिनालिका क्या होती है? एक बेलन लेते हैं जो कि नॉर्मली विद्युत रोधी होता है, प्लास्टिक का ले सकते हो, लकड़ी का ले सकते हो, कागज का ले सकते हो, कुछ भी। और उस पर क्या करते हैं? तार को लपेट देते हैं, तार को लपेट देते हैं ऐसे बिल्कुल टाइटली। जब लपेट देते हैं और इसमें क्या करते हैं? इस तार के सिरों पर क्या करते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करवाते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। तो क्या होता है? इसमें से विद्युत धारा जाती है,
विद्युत ऊर्जा जाती है, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है इसके आजू बाजू, डायग्राम सभी ने देखा है ना। चुंबक एक चुंबक की तरह बात करने काम करने लगता है। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समांतर होता है, बिल्कुल हर पॉइंट पर एक जैसा दिखेगा इसके अंदर, ये भी बात जानते हो आप। लेकिन क्या आप इसके, ये मालूम है आप एक तरह से मैग्नेट की भांति काम करने लगेगी परिनालिका, ये एक तरह की मैग्नेट बन जाएगी। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं इसका उत्तरी ध्रुव कौन सा होगा और दक्षिणी ध्रुव कैसा होगा, कौन सा होगा? कैसे पता चलेगा कि उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव ही है? गैप हो जाने का मतलब यही होता है, आप लोगों ने बीच में पढ़ाई में गैप हो गया जिसके कारण से ऐसी दिक्कत जा रही है। बेसिक तरीका आपको पता है वैसे। ये परिनालिका, परिनालिका एक चुंबक की भांति काम कर रही है। देखो ये परिनालिका तार में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये एक मैग्नेट की तरह भांति काम कर रही है। यहाँ पर इन्होंने एन और एस लिख दिए, एन और एस। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, हमारे पास तो परिनालिका बनी हुई रखी है ना, कैसे पता लगाएंगे कि ये एन ही है ये एस ही है? कोई सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा आता है क्या जिसकी सहायता से हम जो है पता लगा सकें? एक कंपास। जी हाँ, बिल्कुल। कंपास की सहायता से आप बिल्कुल पता लगा सकते हो। कंपास की सुई जो है वो एक के बाद ऐसी जा रही होगी, इधर से जा रही होगी, उसकी सहायता से हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि इसका एन या एस ध्रुव कैसा होगा, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ जो है परिनालिका में एक और चीज होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन से भी हम जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं, है ना। इस चीज को आप इमेजिन करो, आपके सामने जो है अगर परिनालिका रखी हुई है तो करंट देखना इधर से ऐसा जा रहा है ना। इस चीज को अगर यहाँ से एक्सेप्ट करें तो करंट कुछ सामने से देखें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा, इस तरह से जा रहा होगा, है ना। अगर हम इसमें दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाएं तो हम जो है वो पता लगा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी जा रही होंगी इसके आजू बाजू से, उससे भी पता लगा सकते हैं। खैर इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, ट्रिक भी है। एन और एस कैसे पता चलता है कॉइल से? अभी आप इतना याद रखो कि दिशा सूचक के अंक के द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं। परिनालिका के बारे में क्वेश्चन आ गया। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई विद्युत धारावाही चालक रखा हुआ है, कब उस पर आरोपित बल अधिकतम होगा, मैक्सिमम कब लगेगा उस पर फोर्स? तो जब वो चुंबकीय क्षेत्र के किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर, मतलब धारावाही चालक का शेप नहीं बताया हुआ है इसका, आप लेकिन इमेजिन कर सकते हो कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन उससे रिलेट मिल जाएगा, उससे रिलेशन मिल जाएगा आपको कि यदि कोई मान लीजिए मैग्नेट है, उसके आसपास आपने चुंबक वो रखी हुई है, कोई आर्मेचर रखी हुई है। खान एकेडमी के वीडियो में बताया था इसका आंसर। अगर आप मान लीजिए, मैं नीचे का नहीं बना रहा हूँ इसमें, नीचे का नहीं बना रहा हूँ, आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो कब इस पर फोर्स मैक्सिमम होगा, कब इस पर लगने वाला बल, आपको मालूम है बल आरोपित होगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। इसका भी, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार इस पर जो है वो बल आरोपित होगा जो कि इसको ऊपर या नीचे धकेल सकता है। तो बोल रहे हैं कब इस पर मैक्सिमम होगा वो बल। याद रखिएगा, जब ये जो रखा हुआ है, जब चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल क्षितिज में होगा, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, कौन? चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र जब 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे तो इस पर लगने वाला बल मैक्सिमम होगा, है ना। एक चीज बोल सकते हैं हम, या फिर एक साथ बोल सकते हैं, एक चीज और बोल सकते हैं, जब ये तार जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ होगा, समांतर रखा हुआ होगा, तब भी बल मैक्सिमम होगा। और आपको जो लिखवाया गया है वो ये लिखवाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ में, और जो तार रखा हुआ है वो ऐसा रखा हुआ है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो आपको याद रखना है, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा किसके बीच? चुंबकीय क्षेत्र के बीच, चुंबकीय क्षेत्र के बीच और विद्युत धारा के बीच। तार में क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा के बीच, विद्युत धारा, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का जब कोण बन रहा होगा
तब ही इस पर लगने वाला बल मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, है ना। थोड़ा सा याद रखना है इसको। मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार पर लगा के बैठे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे से दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजता गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपकी दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखना, अब इस चीज को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी दीवार से लगाकर बैठे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन आपके पुंज, अब सभी को इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं दीवार से टिक कर बैठा हुआ हूँ, टिक कर बैठा हूँ, मेरी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन आया, इस तरफ से आपके पीछे से इलेक्ट्रॉन आया और आगे 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 की तरफ गया, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आया और सामने वाली दीवार की तरफ क्षैतिजता गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। थोड़ा सा इमेजिन करना, क्योंकि मैं जो डायरेक्शन बताऊंगा वो आपकी दाईं ओर नहीं होगी। आप दीवार से टिक कर बैठे हुए हो, पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आया और वो सीधा जाने की जगह दाईं ओर मुड़ गया, ड्रिफ्ट कर गया। ऐसा किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे से आ रहा था और दाईं ओर मुड़ गया। आपसे बोला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाना है। देखना आप ध्यान देना थोड़ी सी बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। विद्युत धारा किस डायरेक्शन में जा रही होगी? पीछे से आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होगी? भैया आगे से पीछे। आगे से पीछे की तरफ, इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत। इलेक्ट्रॉन अगर पीछे से आगे जा रहा है तो आगे से पीछे की तरफ विद्युत धारा होगी। अच्छा, हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। हमें मालूम चल गया कि बल किस साइड लग रहा है, उस पे इस साइड, राइट हैंड साइड। मेरे राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ा ना वो, तो बल इस साइड लग रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार मैं पता लगा सकता हूँ, है ना। बल इस साइड लग गया, इस साइड लग गया। जो उसकी डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन? धारा की डायरेक्शन वो इस साइड है, धारा की डायरेक्शन इस साइड है और बल इस साइड लग रहा है, बल इस साइड लग रहा है। धारा मेरी तरफ आ रही है, मेरी मिडिल फिंगर मेरी तरफ आ रही है, बल इस साइड लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ, है ना। मतलब नॉर्थ पोल कहाँ होगा? ऊपर। साउथ पोल कहाँ होगा? नीचे। इस तरह से आप आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपर से नीचे की तरफ होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बस झोल कहाँ था? अगर आपको पता है करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की जस्ट विपरीत होती है, बाकी सब आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार कर सकते हो। थोड़ा सा इमेजिन करना, आप दीवार से टिके हुए, इलेक्ट्रॉन पीछे से आया और आपके दाएं तरफ चला गया। आपसे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बताओ, तो इलेक्ट्रॉन पीछे से आया, मतलब करंट कहाँ जा रहा होगा? आगे से पीछे की तरफ जा रहा होगा। करंट, मिडिल फिंगर करंट दिखाती है, उल्टा हाथ फैलाओ, करंट ने क्या दिखा दिया? मेरी तरफ आना दिखा दिया। बल किस साइड लग रहा है? दाहिने साइड लग रहा है। अंगूठे को बल दिखाना है तो अंगूठा इस साइड कर दिया मैंने। तर्जनी क्या दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र किस साइड आ रही है? नीचे की तरफ। मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ऊपर से नीचे की तरफ होगा। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, सिद्धांत लिखिए, कार्यविधि लिखिए, इसमें व्यवसाय का क्या होता है। इसको मैं आसानी से सबसे सरल भाषा में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप अगर आप नई तरह से जुड़े हुए हो, नए नए बच्चे के रूप में जुड़े हो, तो पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा विद्युत मोटर के बारे में पूरा हद तक। ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। बता दो भैया विद्युत मोटर कहाँ कहाँ यूज की जाती है? भैया पंखे, पंखा, कूलर, कूलर, पंखा कूलर एक ही हो जाता है। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। मिक्सर ग्राइंडर। 5 हो गए, काफी है। एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि अगले क्वेश्चन करके चैप्टर खत्म कर सकें। एक बार फिर से ज्वाइन करो, टाइम हो गया। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।